अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज महबूबनगर का किया दौरा, मुख्तलिफ प्रोग्राम से शिरकत। विमला इलाके में SGD फार्मा कंपनी के दूसरे यूनिट का किया इफ्तिताह। KCR के तरफ मौजूद लोगों ने खानदान को तोड़ने का काम किया। मैं तेलंगाना की बेटी हूँ, रियासत के लिए काम करूंगी। MLC और पार्टी रुकनीत से दिया इस्तीफा। पार्टी से निकालने के बाद कविता की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना हुकूमत की इंदिरा हाउसिंग स्कीम की कामयाबी में अहम रोल अदा करें। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्क ने सीमेंट और स्टील सनत पर दिया जोर। सोने की कीमत एक बार फिर आसमान छूने लगी। दिल्ली में 1 तोला सोना 1 लाख रुपए से बढ़ गया। हैदराबाद में भी कीमत में बेतहाशा इजाफा। मोदी ने चाइना दौरे और SCO समिट के दौरान पाकिस्तानी दहशतगर्दी की खुलकर मजम्मत नहीं की। कांग्रेस लीडर शाह महमूद का वजीर आजम पर इल्जाम। बीजेपी लीडरों को मोदी सबसे पहले गलत ज़बान इस्तेमाल करने से रोकें और फिर दूसरों को करें नसीहत। RJD लीडर तेजस्वी यादव की वजीर आजम पर तनकीद। और गजा में इसराइली फौज का जुल्म जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 105 फलस्तीनी शहीद। 300 से ज़्यादा इसराइली फौजियों ने ड्यूटी पर आने से किया इनकार। इसराइली रहनुमाओं के एहतसाब का किया मुतालबा। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आज महबूबनगर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर ने महबूबनगर जिला के वेमुला में SGD फार्मा कंपनी के दूसरे यूनिट का इफ्तिताह किया। इस दौरान रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास ने कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत ने कोई वादा किया है तो वो अपना वादा पूरा कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम की तरदीद की कि प्रोग्राम्स बल्दियाती इलेक्शन के लिए है। वजीर ने कहा कि BRS के इल्ज़ाम पर तवज्जो देने की भी ज़रूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी कल कामारेड्डी जिला का दौरा करेंगे। ये दौरा हालिया बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों के जायजे के सिलसिले में है। नुकसानात का जायजा लेने के बाद जिले अहदेदारों के साथ चीफ मिनिस्टर आला सतही इजलास में शिरकत करेंगे। सरकारी शेड्यूल के मुताबिक चीफ मिनिस्टर जुमेरात की सुबह हैदराबाद से 11 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना होंगे और एल्लारेड्डी असम्बली हल्के के लिंगमपेट मंडल के मोते गाँव पहुँचेंगे। वहाँ लिंगमपल्ली कुर्दुपुल की तबाहशुदा हालत का जायज़ा लेंगे। उसके बाद खड़ी फसलों के नुकसानात का भी जायज़ा लिया जाएगा। एल्लारेड्डी असम्बली हल्के के मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों का दौरा भी चीफ मिनिस्टर करने वाले हैं। 2 बजे कामारेड्डी म्यूनसिपालिटी में मुतासरा सड़कों और JR कॉलोनी का मुआयना करेंगे, आवाम से मुलाकातें करेंगे। जिसके बाद चीफ मिनिस्टर ज़िला कलेक्टर कामारेड्डी के साथ एक जायज़ा इजलास में शिरकत करेंगे, जहां वो नुकसानात की तफसीलात हासिल करेंगे और रिलीफ इक़दामात के हवाले से हिदायत भी जारी करेंगे। हमारे नुमाइंदे जावेद अली ने कहा है कि रेवंत रेड्डी की आमद के पेश नज़र पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। तेलंगाना जागृति सदर कविता ने MLC से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया और कहा कि पार्टी की रुकनीत से भी मुस्तफ़ी हो रही हैं। कविता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी क़यादत खासतौर पर अपने वालिद और सदर BRS KCR से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि उन्हें रुकने पार्लियामेंट बनाया गया और फिर उन्हें MLC भी बनाया गया। उन्होंने कहा कि चंद ऐसे लोग जो KCR के खिलाफ मौजूद हैं उनके खिलाफ हैं। उन्होंने मुझे पार्टी से निकालने के लिए KCR पर दबाव डाला है। कविता ने कहा कि KCR से उन्हें कोई शिकायत नहीं, वो तेलंगाना की बेटी हैं और रियासत के लिए काम जारी रखेंगी। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि चंद अफराद ने खानदान को तोड़ने का काम किया है, जिसको KCR समझ जाएंगे। लेकिन जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था मैंने पूरे शिद्दत के साथ काम किया है। कभी भी मैंने तेलंगाना के लोगों के खिलाफ काम नहीं किया है। लेकिन आज चंद लोग BRS पार्टी में हमारे आसपास पिताजी के इर्द गिर्द थोड़े लोग जिनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिनको अपनी ही फायदा की जो सोच है, ऐसे लोग BRS पार्टी में उनका लीड रोल हो गया है और उनके वजह से उन्होंने मेरे पिताजी के ऊपर, मैं ऐसा मानती हूँ, दबाव बना के मुझे पार्टी से निकालने का काम किया है। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये मान के चलती हूँ कि मैं तेलंगाना की बेटी हूँ। मैं जब तेलंगाना में आके तेलंगाना के आंदोलन में शामिल हो गई, मैं रास्ते पे चली, मैंने लाठी खाई, मैं जेल भी गई। हर तरीके का जो भी कोशिश हो सकता है तेलंगाना के अलग रियासत हासिल करने के लिए, मैं वो तमाम कोशिशों में शामिल थी। मैं तो आंदोलन से आई हूँ। इन्होंने अभी मुझे पार्टी से, सियासत से निकालने का काम किया है, तो मैं फिर आंदोलन में चली जाऊंगी। लेकिन मैं BRS पार्टी से, हमारे पिताजी से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ
कि आपके इर्द गिर्द जो लोग जमा हुए हैं उनकी नीयत के बारे में आप सोचिए। क्या वो पार्टी के लिए काम आएंगे? आप इसके ऊपर गौर कीजिए। हमारे परिवार को तोड़ने का काम उन्होंने आज किया है। बीआरएस पार्टी के परिवार को तोड़ने का काम आज उन्होंने किया है। और ये किसके फायदे के लिए उन्होंने किया है? तेलंगाना के आवाम के फायदा के लिए उन्होंने नहीं किया है, उनके खुद के फायदा के लिए किया है। तो मैं मेरे पिताजी से, बीआरएस पार्टी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ऐसे लोगों को पहचानिए, उनकी असली रूप आप पहचानिए और उनके ऊपर जो भी एक्शन हो सकता है वो लीजिए। और मैं तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी से भी डिमांड करती हूं कि आपने जो बीआरएस के परिवार को तोड़ने का आज काम किया है, हमारे बीआरएस में जो धोखेबाज लोग हैं उनसे मिलके आपने जो बीआरएस के परिवार को तोड़ने का कोशिश किया है, तेलंगाना की आवाम आपको इसका जवाब जरूर देगी। थैंक यू। जय तेलंगाना। बीआरएस से कविता को मुअत्तल करने के बाद तेलंगाना जागृति ऑटो ड्राइवर सदर ने रद्दमल दिया। उन्होंने कहा कि कविता की मुअत्तली अफसोसनाक है। केसीआर के खिलाफ सीबीआई जांच पर सबसे पहले कविता ने अफसोस का इजहार किया, लेकिन इसके बावजूद कविता को पार्टी से निकाला गया है। ये कंडम कर रहा हूं कि बीआरएस पार्टी जो बीआरएस के लिए कविता ने 2006 से इतनी मेहनत की है, आज बदकम्मा बोले तो कविता बोलते, कविता बोलते तो बदकम्मा बोलते। ऐसे कविता जो बीआरएस पार्टी को इतना ऊंचाई पे लेके गए थे, तो लिहाजा आज जो है ना उनको सस्पेंड करना बहुत ही गलत बात है। उन्होंने क्या बोले कि कल जो है ना कांग्रेस गवर्नमेंट सीबीआई इंक्वायरी केसीआर साहब के ऊपर डाले, तो क्यों बीआरएस पार्टी इसको कंडम नहीं करे, क्यों तेलंगाना बंद नहीं करे बोल के कविता ने डिमांड करे। और उन्होंने अमेरिका से आके इतना रो लिए कि मेरे फादर को इतना जो लड़के तेलंगाना हासिल करे, ऐसे इंसान को जो है ना सीबीआई की इंक्वायरी किस वजह से, इरिगेशन मिनिस्टर हरीश राव साहब थे, उन्होंने पूरे गलतियां करे, हमारे पिताजी कुछ भी नहीं करे बोल के बेटी का दर्द महसूस करके हरीश राव को बोले, हरीश राव तुम रहने की वजह से जो है ना ये सीबीआई इंक्वायरी हमारे फादर के ऊपर हुआ बोल के। तो उन्होंने बोलने से जो है ना बीआरएस पार्टी में पूरे लोग मिलके एक लेडीज को अलग करना और उनको सस्पेंड करना बहुत गलत बात है। बीआरएस पार्टी आज है बोल तो कविता की तरफ से है, नहीं तो बीआरएस पार्टी असल कुछ भी नहीं है। अगर इनकी पार्टी रहती तो अगर 2004 में जो है ना कांग्रेस के साथ मिलके उन्होंने अलायंस में जो है ना जीते थे, उसके बाद 2008 से जो कविता का मेहनत करे तो 2014 में तेलंगाना हासिल भी हुआ और तेलंगाना गवर्नमेंट में टीआरएस पार्टी भी जो है ना गवर्नमेंट में फॉर्म करी। तो जो भी करी कविता के तरफ से करी, 2018 में भी कविता के तरफ से करी। फिर जो है ना इनको लिकर केस में अटका के जो है ना इनके ऊपर इतने ये कर रहे कि कहाँ इन्हों पावरफुल हो जाते बोल के आज कविता को सस्पेंड करें, लेकिन बीआरएस पार्टी पूरी जीरो हो जाएंगी इंशाल्लाह। और कल से जो है ना कविता का क्या स्टेप लेते नहीं मालूम, लेकिन तेलंगाना में ऐसा हलचल मच रहा कि कविता का कंपलसरी जो है ना पार्टी लगाएंगे और लगा के जो है ना उनके पूरे लीडर्स को कविता का पूरे लीडर्स कविता के पास आ जाएंगे। ऐसी पावर है कविता के पास। बीआरएस पार्टी अभी भी नहीं समझ रहे। केसीआर साहब बुला के बात करना था, आखिर क्या वजह है तुम ऐसा क्यों करे बोल के कविता का लेटर जो है ना ओपन हो जाता और कविता को जो है ना पूरे बीआरएस पार्टी के लीडर जो है ना उनके खिलाफ बात करते। तो केसीआर साहब का काम नहीं था क्या, केटीआर साहब का काम नहीं था क्या कविता के बारे में बात करना बोल के। और उसके बाद जो है ना बीसी के लिए लड़ रहे कविता ने 2 साल 3 साल से, तो मल्लाना जो है ना 3 बार मल्लाना उनके खिलाफ बात करा, तो उन बीआरएस पार्टी वाले बोलने का हक नहीं था क्या? उन बहन है और एक लेडी है और बीआरएस पार्टी में जो है ना एमएलसी है, तो क्यों मल्लाना को उसका जवाब नहीं दिए? बीआरएस पार्टी खामोश क्यों है? तो लिहाजा जो है ना कविता को ऐसा अकेले करके देखना चाह रहे, लेकिन ऐसा अकेले नहीं होंगे। पूरा तेलंगाना कविता के साथ है, हम पूरे सिटी के स्टेट के ऑटो ड्राइवर्स कविता के साथ है। कविता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है बोल के हम कविता को बोल रहे। जय तेलंगाना, जय कविता। तेलंगाना जागृति की लीडर वारालक्ष्मी ने कविता को बीआरएस से निकाले जाने पर दुख का इजहार किया और कहा कि जल्द ही कविता अपने मुस्तकबिल के हवाले से ऐलानात करेंगी। రేపు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ కి మేడం తీసుకున్నారు కదా, రేపు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో మాట్లాడేటప్పుడు తన కార్యాచరణ ఏంటిది అనేటువంటిది మేడం డిక్లేర్ చేస్తారు. ఈలోపు నిపుణులతోటి మా జాగృతిలో ఉండే వాళ్ళతోటి పెద్దవాళ్లతోటి వీళ్ళందరితో డిస్కస్ చేసి తను ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి రేపు ప్రెస్ మీట్ లో మాట్లాడేటువంటి సందర్భాలు. ఒకవైపు కవిత గారి పుస్తకం అవన్నీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బీఆర్ఎస్ కొంతమంది దళితం చేసి అలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు, మీరు దాన్ని కార్యాచరణ అది ఏమంటారు అల్కతనం అంటారు చూడండి, తెలుగులో చెప్పాలంటే అల్కతనం అంటారు. అంటే మెచ్యూరిటీ లేని తత్వం. బికాస్ ఒక పాలసీ పైన జరుగుతున్నటువంటి దానికి ఆ విధంగానే వాళ్ళ
మాటలో ఏవో ఉండాలి. అంతేగాని ఇక ఆ పోస్టర్లు ఎంపేసుడు ఇట్లాంటివన్నీ చేయడము చైల్డిష్. Tomorrow morning to the press conference, Kavita Garu is going to address about her next steps, what has to be done. She is going to discuss with all the elder people, then all the terms which has to be followed and all. Tomorrow she is going to speak to the press conference. Then we are always with her, whichever step she is going to take. और इस दौरान तेलंगाना जागृति के यूथ लीडर रवि ने भी मीडिया से बातचीत की और कविता को बीआरएस से निकाले जाने की सख्ती के साथ मजम्मत की। आइए देखते हैं यूथ लीडर का ये बयान। रवि राठौड़ है मेरा नाम, जो तेलंगाना जागृति यूथ वाइस प्रेसिडेंट हूँ। क्योंकि आज जो कविता को अन्याय हुआ है, क्योंकि कविता जी क्या पूछा, कविता जो सीबीआई इंक्वायरी हो रहा है अभी केसीआर के ऊपर, वो गलत है। क्यों गलत है कि जो उसके पापा के ऊपर जो भी गलत हो रहा है उसके ऊपर बात किया, मगर वो जो उसके पीछे हरीश राव जी है और संतोष राव जी है और क्या रामेश्वर राव जी, वो तीनों का नाम बताया, मगर केसीआर का नाम नहीं है और बीआरएस पार्टी का नहीं है। सस्पेंड दिया है ना, वो बहुत गलत है, इसलिए हम पूरे कंडेम कर रहे हैं इसको। थैंक यू। तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमारक ने सीमेंट और स्टील सनत पर जोर दिया कि तेलंगाना हुकूमत की इंदिरा हाउसिंग स्कीम की कामयाबी के लिए अहम रोल अदा करें। हुकूमत ने इंसानियत की बुनियाद पर गरीबों को मकानात की फराहमी का फैसला किया है। मनसूबे के तहत 22,500 करोड़ से 4.5 लाख मकानात की तामीर का मनसूबा है। भट्टी ने कहा कि इंदिरा हाउसिंग के लिए सरबराह की जाने वाली सीमेंट और स्टील के म्यार पर कोई समझौता न किया जाए ताकि मकानात पायदार अंदाज में तामीर किए जा सकें। सोने की कीमत एक बार फिर आसमान को छूने लगी है। अमेरिका की जानिब से टैरिफ यानी महसूलात में इजाफे और डॉलर के मुकाबले में रुपए के कदर में कमी की वजह से सरमायाकार अपनी सरमायाकारी को सोने की जानिब मुंतकिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर सोने की मांग काफ़ी बढ़ गई। इस रुझान के तहत मुल्क भर में सोने की कीमतों को पर लग गए। दिल्ली में फ़ी तोला सोने की कीमत 400 रुपये बढ़कर अब 1,06,070 रुपये की ऑल टाइम रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई, जबकि गुज़िश्ता एक हफ्ते से सोने की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। इधर हैदराबाद में भी सोने की कीमत 10 ग्राम 97,000 को भी पार कर चुकी है। हैदराबाद के रिहायशी इलाकों में रात के वक्त सोती आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। हसास और पुरअमन मुकामात पर रहने वाले लोग भी सुकून की नींद से महरूम हैं। गाड़ियों के हॉर्न और साइलेंसर से निकलने वाली तेज़ आवाज़ें, बेकाबू चलने वाली ट्रैवल बसों के हॉर्न और दीगर इसकी अहम वजूहात हैं। इससे समात में कमी और तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत भी मुतासिर हो रही है। दिल के धड़कन, ब्लड प्रेशर में भी इजाफा होता है। माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर के बारे में कहा है कि खिड़कियों पर मोटे पर्दे या डबल ग्लेज शीशे लगाना, दीवारों पर आवाज़ को जस्त करने वाले पैनल या फिर फोम नस्ब करना जहनी दबाव को कम करने के लिए कारआमद साबित हो सकता है, क्योंकि बच्चों और बड़ी उम्र के साथ साथ हामिला ख़वातीन पर भी इसके संगीन असरात पड़ रहे हैं। शहर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीबी आनंद ने चार मीनार इलाके का दौरा किया और अमन अमान की सूरत हाल का शख्सी तौर पर जायजा लिया। वाज़ेह है कि गणेश त्यौहार के पेश नज़र सीबी आनंद और महकमा पुलिस का स्टाफ इन दिनों सरगर्म है। अहदेदार अपने अपने काम कर रहे हैं, रोड रिपेयर्स हो या ट्री प्रूनिंग हो या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से भी काफ़ी चौकन्ने हैं, क्योंकि ये बार 5 या 6 एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हुई है। तो इसीलिए हम सबसे फिर से दरख्वास्त करते हैं कि अगर बारिश हो तो और भी केयरफुल रहें सब लोग। मंडपों के आजू बाजू जो भी जाते हैं या ये, और जुलूस के दिन 6 तारीख जुलूस निकलने वाला है, तो उस दिन और भी अलर्ट रहे कि अगर बरसात हो रही है तो और भी ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो पूरे इंतज़ामात जो हैं पूरे हो चुके हैं। हम अभी हर दिन जो इमर्शंस हो रहे हैं हर जगह हो रहे हैं, लेक्स में हो रहे हैं। हुसैन सागर लेक के आजू बाजू जो क्रेन्स के इंतजाम करने हैं वो दिन बर दिन हम उसकी संख्या हम बढ़ाते रहेंगे। और आखिरी दिन जो है वहाँ पर 40 क्रेन होंगे और आजू बाजू जो हैं जल विहार के पास या गार्डन पॉइंट हो या दूसरे संजीवया पार्क के पास, वो सब मिला के 40 क्रेन होंगे। तो करीब आखिरी दिन 25,000 आइडल्स का निमज्जन होगा और कुल मिलके
50,000 आइडल्स हुसैन सागर लेक में ये 10 दिन के दौरान उनका निमज्जन होगा। और हमारे पुलिस इंतजाम की तरफ से हमारे 20,000 लोग, 9,000 बाहर से फोर्स आए हैं, ऑफिस अफसरान आए हैं, सभी को हमने डिप्लॉय किया है। सब लोग अपने अपने 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं और सब पूरे मिलके एक मंडप के आजू बाजू जो बंदोबस्त करना है, इंतजाम करना है, सभी कर रहे हैं। और अभी तो काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर में गंगा जमुनी तहजीब के मुताबिक हर चीज़ कुछ अमन और शांति के साथ चल रहा है। तो आगे चल के 6th और 7th के दिन भी हम ये जो निमज्जन का प्रोग्राम है जुलूस का, उसको हम अच्छे से निकालने का कॉन्फिडेंस हमें है। थैंक यू। फैज़-ए-आम ट्रस्ट, हेल्पिंग हैंड और सियासत मिलत फ्रंट की जानिब से कपड़ा बैंक के ज़ेर एहतमाम संतोष नगर कॉलोनी हैदराबाद में वाक़ सरकारी प्राइमरी स्कूल के 200 से ज़्यादा तलबा व तालिबात में जूते तकसीम किए गए, जिसका मकसद मरहूम जनाब ज़हीरुद्दीन अली ख़ान को खिराज पेश करना था। इस मौके पर ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब खैरियत से आप? माशाअल्लाह। फैज़-ए-आम ट्रस्ट और सियासत का रोजनामा और हेल्पिंग हैंड के पहल से कपड़ा बैंक के ज़ेर एहतमाम आज ये संतोष नगर सरकारी स्कूल में ये शूज डिस्ट्रीब्यूशन करने का एहतमाम किए हैं। इसकी अहम वजह यही है कि जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान साहब मरहूम की खिराज अक़ीदत पेश किया जाए, क्योंकि ये शख्सियत ऐसे ही कामों में पहल करते और वो खुद पेश रहते हैं और उनकी हर लम्हा, हर घड़ी, हर पल यही सोचते कि गरीब गुरबा और जरूरतमंद बच्चों के लिए कोई काम किया जाए ताकि वो कामयाब बने। और हमें यहाँ पर आके बड़ी मसरत महसूस हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये प्यारे प्यारे बच्चे जो इस सरकारी स्कूल में ज़ेर तालीम है, हमें इनके लिए ये खिदमत करने का मौका मिला। इंशाअल्लाह फैज़-ए-आम ट्रस्ट, हेल्पिंग हैंड और सियासत रोजनामा शहर के ऐसे ही जरूरतमंद लोगों में हमेशा दरमियान रहेगा और ऐसे ही खिदमत को अंजाम देगा। बहुत शुक्रिया। मशहूर कंपनी एप्पल ने जनूबी हिंद में अपने पहला स्टोर बेंगलुरु में खोला, जिस पर आवाम ने काफ़ी मसरत का इजहार किया। एप्पल 17 मॉडल के लॉन्च से एन कबल एप्पल कंपनी का ये नया आउटलेट बेंगलुरु में शुरू हुआ है, जिस पर कस्टमर्स ने खुशी और मसरत का इजहार किया। आइए देखते हैं लोगों के तासुरात। I really love the store. I actually got to know about the store a few days back on the Apple website, and I was really excited to come here, and the store experience has been amazing. The staff has been really nice. The buying experience was really quick. I got the purchase done really fast, so it was a really nice experience overall. Yeah, it was really nice. I saw that there was a lot of media content going on yesterday, but today was the first experience for us, for the general public as well, so it was a really nice experience here. And I absolutely loved how they made the store as well, and it's a really nice experience shopping here. It's a Bangalore first store, it's a bigger one. Yes. It's a great move by the Apple here. Yeah, I believe it's a really nice move by Apple over here. Until now, we only had official Apple resellers till now, like Imagine and iPlanet, but now we actually have an Apple official store as well. We get a more wide variety of products as well over here compared to the other stores as well, so it's really nice. It is really nice. I mean, the service, the people, staff, everybody are speaking really well. Yes, the wide range of products, the options. I've checked out the new watch collection, the new bands, colors. Everything is nice. It's a great. Yes, of course. As you can see, the crowd itself. I mean, it's just the first day it's opening, so there are many people here. It's really nice. Nice shop actually. We saw many different collections of phones and watches. It was really nice and really nice collections of watch brands. The bells were so nice. Yeah. It was unexpected. It was newly opened. We came for the first time here. कांग्रेस लीडर शमा मोहम्मद ने कहा कि मोदी ने चाइना दौरे और एससीओ समिट के दौरान पाकिस्तान की खुलकर मजम्मत नहीं की। मोदी को चाहिए था कि वो पाकिस्तानी दहशतगर्दी का चेहरा आलमी कायदीन के सामने बेनकाब कर दे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। आइए देखते हैं शमा मोहम्मद का ये बयान। President that they also want to build very strong relationship with Russia
which would be supplementary and complementary to the progress and prosperity of the region south? See, in the SCO statement, recent one, there was no condemnation of Pakistan, the name. We condemn Pakistan for cross-border terrorism, we condemn Pakistan for Pahalgam. What we hear is that there was a condemnation of the cross-border terrorism and terrorist attacks in both ways. So it is, they are hyphenating India and Pakistan in one basket. Before 2014, we were not hyphenated with Pakistan. Pakistan is the terrorist state, terrorist country. We were way above them, economically, internationally, diplomatically. Now, Pakistan has the Russians investing for a steel plant in Pakistan. We have the Chinese giving them weapons. We have the Chinese funding them. So, and let's not forget the lunch of Asim Munir and the President of the United States, Donald Trump. So Pakistan is diplomatically ahead of us if you look at the way they are having relationship with all the three countries. Here, China is bullying us about border issues. America is bullying us about tariffs. Pakistan's tariff is way low compared to us. So let's understand that diplomatically we have failed under the Narendra Modi government. आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम किसी की मां के खिलाफ न बोलते हैं न इसको पसंद करते हैं। उन्होंने भी कहा कि मोदी समेत बीजेपी के लीडरान खुद अपने बयानात को देखें। उन्होंने गलत ज़बानों का इस्तेमाल किया है, लेकिन आज मोदी दूसरों को नसीहत कर रहे हैं। माजी में बीजेपी लीडरों को उन्होंने क्यों नहीं रोका। और हम इतना कहना चाहते हैं कि किसी की भी माँ को अपशब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, ना ही हम लोगों के संस्कार में ये है। सबकी माँ होती है, हम सबों की माँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आपके जो 1000 लोगों का जो शोषण जो किए हुए थे, क्या नाम है वो बैंगलोर वाले, रवन्ना, उनके प्रचार में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। नीतीश कुमार जी के डीएनए को ऊपर जो है सवाल उठाए गए। मेरे को भाजपा विधायक ने मां बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। भाजपा के प्रवक्ता जो है कई बार जो है महिलाओं का अपमान किया ऑन कैमरा लाइव। जो व्यक्ति हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान को नंगे घुमाने की बात कर रहा था सड़क पर, उसको भाजपा जो है पार्टी ज्वाइन कराती है, सम्मानित करती है। तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? बताना चाहिए ना इनको। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जब बोलते हैं तो कहाँ थे प्रधानमंत्री? अपने मुंह से ही ना बोला। नीतीश जी को जब डीएनए का गाली दी है तो वो क्या था? देखिए, देश की जनता, बिहार की जनता सब कुछ जानती है, समझती है। ये दिखावटी मिलावटी राजनीति से काम चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी अब तक तो विदेश में थे। कितने दिन हो गए ये बात आए हुए, अब यहाँ आए हैं भारत तो उनको रोना है, विदेश में ठहाके लगा रहे। सरकार के लोग ही बिहार बंद कर रहे हैं, तो ये प्रधानमंत्री आते तो स्कूल तो ऐसे बंद हो जाता है। तो आप देखिए ना, इनके पास कुछ है नहीं मुद्दा। भाजपा डरी हुई है। जो वोटर अधिकार यात्रा में जो जन सैलाब, जन समर्थन, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों का अपार समर्थन जो मिला है, वह इनकी चोरी पकड़ी गई है तो बेचैन है। मरकजी वज़ारत दाखिला ने इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 2025 के तहत बड़ी रिलीफ का ऐलान किया है। हिंदुओं, सिखों, बुद्धिस्टों, जैन, पारसियों और ईसाइयों को इजाज़त है जो 31 दिसंबर 2024 तक हिंदुस्तान में दाखिल हो चुके हों, बगैर पासपोर्ट या दुरुस्त सफरी दस्तावेज़ात के वो मुल्क में रह सकते हैं।
और बात करेंगे फ़लस्तीन की। गज़ा में इसराइली फ़ौज की बर्बरियत रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा हमलों के नतीजे में मज़ीद 105 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। इन शोधा में 32 अफराद ऐसे भी हैं जो वस्ती और जनूबी गज़ा में इमदाद के मुतलाशी थे। दूसरी गज़ा की वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गज़ा में भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से मज़ीद 13 फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तलात मिली हैं, जिनमें 3 मासूम बच्चे शामिल हैं। क़ाबिल इसराइल की गज़ा पर जारी नस्लकुशी के दौरान शहीद होने वाले सहाफ़ियों की तादाद बढ़कर 248 हो गई। इस दौरान एक और अहम खबर भी सामने आई कि इसराइल के रिजर्व फौजियों ने गज़ा में नेतन्याहू की जंग को गैर कानूनी करार दे दिया और 300 से ज़्यादा फौजियों ने ड्यूटी पर आने से भी इनकार कर दिया है और उन्होंने इसराइली लीडरों के एहतसाब का मुतालबा किया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज महबूबनगर का किया दौरा, मुख्तलिफ प्रोग्राम से शिरकत। विमला इलाके में SGD फार्मा कंपनी के दूसरे यूनिट का किया इफ्तिताह। KCR के तरफ मौजूद लोगों ने खानदान को तोड़ने का काम किया। मैं तेलंगाना की बेटी हूँ, रियासत के लिए काम करूंगी। MLC और पार्टी रुकनियत से दिया इस्तीफा। पार्टी से निकालने के बाद कविता की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना हुकूमत की इंदिरा हाउसिंग स्कीम की कामयाबी में अहम रोल अदा करें। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्क ने सीमेंट और स्टील सनत पर दिया जोर। सोने की कीमत एक बार फिर आसमान छूने लगी। दिल्ली में 1 तोला सोना 1 लाख रुपए से बढ़ गया। हैदराबाद में भी कीमत में बेतहाशा इजाफा। मोदी ने चाइना दौरे और SCO समिट के दौरान पाकिस्तानी दहशतगर्दी की खुलकर मजम्मत नहीं की। कांग्रेस लीडर शाह महमूद का वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम। बीजेपी लीडरों को मोदी सबसे पहले गलत ज़बान इस्तेमाल करने से रोकें और फिर दूसरों को करें नसीहत। RJD लीडर तेजस्वी यादव की वज़ीर आज़म पर तनकीद। और गज़ा में इसराइली फ़ौज का जुल्म जारी। ताज़ा हमलों में मज़ीद 105 फ़लस्तीनी शहीद। 300 से ज़्यादा इसराइली फ़ौजियों ने ड्यूटी पर आने से किया इनकार। इसराइली रहनुमाओं के एहतसाब का किया मुतालबा। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।